बीजेपी में बहुत कुछ बदल रहा है। बीजेपी सत्ताधारी राजनीतिक दल भी है और इन सब के बीच आने वाले वक्त में बीजेपी के सामने राजनीतिक ऐसी चुनौतियां भी हैं जिसमें चुनावी जीत उसे चाहिए, क्योंकि 2014 का लोकसभा चुनाव एक इतिहास इस देश में रच चुका है और इतिहास रचने वाले शख्स और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी जो गुजरात से आते हैं। उनके साथ शख्स जो खड़े थे वह भी गुजरात के, नाम अमित शाह। तो लोकसभा चुनाव में भारी जीत के बाद अब बीजेपी की नज़र इस बरस होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर है। लोकसभा में जीत के बाद मोदी पीएम बन गए। लोकसभा में जीत का सियासी प्लॉट लिखने वाले अमित शाह को पार्टी या कहें आरएसएस इनाम देने जा रही है। आज अमित शाह को बीजेपी अध्यक्ष की कमान मिल रही है और इसका औपचारिक ऐलान अब से कुछ देर बाद हो जाएगा। सरकार के शीर्ष पर मोदी के बाद पार्टी के शिखर पर अमित शाह के काबिज होने से बीजेपी की सियासी जड़ें और मजबूत हो जाएंगी। अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासे करीबी हैं और ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है कि भारतीय राजनीति में जो प्रयोग मंडल और कमंडल के दौर में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर देखा गया, उसमें सेंध लगाते हुए अमित शाह ने एक नई तरह की विसात अपने तरीके से बिछाई और जो कार्यकर्ता था, जो नेता थे, उन सबको अपने तरीके से मथा और यूपी में जो इतिहास कभी नहीं रचा गया, उस इतिहास को अमित शाह ने बीजेपी के लिए रच दिया। हम आपको एक रिपोर्ट दिखलाते हैं, उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। दरअसल हमने व्यवस्था की है कि जिन राज्यों में इस वक्त बीजेपी नहीं है, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, गठबंधन के जरिए चल रही। हरियाणा में अपने बूते चल रही है। चुनौती बड़ी है और उस चुनौती को क्या लोकसभा चुनाव की तर्ज पर बीजेपी पार पा सकती है? चर्चा इन सब पर होगी। हमारे तमाम संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन आइए उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको। इस रिपोर्ट के जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिए कि अमित शाह को बीजेपी नई और अहम जिम्मेदारी दे रही है, उन्हें मिलने जा रही है और इन सब के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष पद जब संभालेंगे और ताजपोशी हो जाएगी तो ऐसे में सामने चुनौतियां कैसी कैसी हैं। 26 मई 2014 की शाम भारतीय जनता पार्टी के लिए यह ऐतिहासिक क्षण था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन रही थी। बीजेपी के चंद्रगुप्त का राज्यरोहण हो रहा था और चंद्रगुप्त को राज सिंहासन तक पहुंचाने वाले चाणक्य ये मंजर देखने वालों की भीड़ में बड़ी खामोशी से मेहमानों की अगवानी कर रहे थे। जी हां, नरेंद्र मोदी को दिल्ली के तख्त तक पहुंचाने में जिस लहर का हाथ था, उसे सुनामी बनाने के पीछे एक बाजीगर था जिसका नाम है अमित शाह। ये अमित शाह ही थे जिन्होंने हलचल को लहर में तब्दील किया और लहर को सुनामी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब तक यूपी में मोदी की लहर थी, भाजपा की लहर थी। ये लहर मोदी जी के नामांकन करने के साथ ही सुनामी में परिवर्तित हुई है और इस लहर के कारण सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों का सफाया उत्तर प्रदेश में निश्चित है। अमित शाह नरेंद्र मोदी के हनुमान माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी का लक्ष्य तो पूरा हो गया, लेकिन अब बारी अमित शाह को उनके करिश्मे के बदले पुरस्कार देने की है। तैयारी हो चुकी है, बातचीत पूरी हो गई है, सहमति भी हो गई है, करार भी हो गया है। अगर सब कुछ सही रहा तो अमित शाह बन सकते हैं बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह चूंकि सरकार में गृह मंत्री हैं, लिहाजा उन्हें पार्टी की अध्यक्षता छोड़नी पड़ेगी और इसके लिए सबसे बड़ी दावेदारी छूटी है अमित शाह के नाम। अमित शाह मोदी के सिपह सलार माने जाते हैं और मोदी को प्रधानमंत्री बनवाने में अमित शाह ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया था। ऐसे में प्रधानमंत्री पद मोदी के पास और पार्टी अध्यक्ष का पद अमित शाह के पास, यानी पार्टी और सरकार दोनों की चाबी अब नरेंद्र मोदी के हाथ में ही रहेगी। अमित शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर नरेंद्र मोदी एक तीर से 2 निशाने साध रहे हैं। सत्ता पर तो उनका पहले से कब्जा है। अगर अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बने तो संगठन भी एक तरह से नरेंद्र मोदी के ही हाथ में होगा, यानी मोदी की एक जेब में सरकार तो दूसरी जेब में संगठन होगा। नरेंद्र मोदी के मन से जो चाणक्य नीति जो उनके मन में जो डेवलप होती है, उसको आगे ले जाने का काम अमित शाह करते हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का जो लेवल है वो मोदी जी से मैच करता है। बीजेपी में अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर कई बार मंथन हुआ।
सूत्रों के मुताबिक पिछले बुधवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी के दिग्गज नेताओं से बातचीत हुई। इस बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अरुण जेटली शामिल थे। इसी बैठक में करीब तय हो गया था कि पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी कुछ देर बाद इसका ऐलान होगा, लेकिन हम चर्चा करें उससे पहले बतला दें, संसद के दोनों सदनों में तृणमूल कांग्रेस का हंगामा है। राज्यसभा स्थगित कर दी गई है, लोकसभा में हंगामा जारी है। हालांकि क्वेश्चन आवर भी चल रहा है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हंगामा दरअसल इसकी जड़ कल थी, जिस वक्त टीएमसी के सांसदों ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के एक सांसद ने उन्हें गाली दी, बदतमीजी की, और उसके बाद वो लोग बाहर आ गए थे, विरोध करने लगे, स्पीकर से शिकायत करने की बात भी कही गई। लेकिन आज सुबह से ही संसद के बाहर महात्मा गांधी की मूर्ति के पास टीएमसी के सांसद जमा हो गए, नारे लगा रहे थे सरकार के विरोध में, बीजेपी के विरोध में। और अब से कुछ देर पहले राज्यसभा जैसे ही शुरू हुई, चूंकि राज्यसभा में बीजेपी की उतनी बड़ी ताकत नहीं है, विपक्ष की बड़ी ताकत है राज्यसभा में, तो ऐसे में राज्यसभा के हंगामे में तो चीज़ें ध्वस्त हो गई और स्थगित कर दिया गया। लेकिन फिलहाल आप लोकसभा में देख रहे हैं कि जिस तरीके से स्पीकर शांत कराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हंगामा वहां पर लगातार जारी है। और टीएमसी के सांसदों में इस बात को लेकर विरोध है कि सत्ता पक्ष अपनी मनमानी कर रहा है और उन्हें बोलने देने का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है। कल बजट के समय, जिस समय रेल बजट रखा जा रहा था, उस समय विपक्ष यानी टीएमसी के सांसद नारे लगा रहे थे, उसके काउंटर में बीजेपी के सांसद भी नारे लगाने लगे थे। लेकिन यह हंगामा तब और बढ़ गया जब स्थिति ये आ गई कि बीच बचाव करने की स्थिति में आ गए। बीजेपी के सांसद और मंत्री प्रकाश जावड़ेकर साहब भी बीच में आए, जिन्होंने चीज़ें संभालनी चाहिए, लेकिन चीज़ें उस वक्त संभली नहीं थी। और उसके बाद कल जिस तरीके से सदन के भीतर हंगामा हुआ, फिर बाहर नारेबाजी हुई, उन सब का ही असर है कि आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ है। राज्यसभा स्थगित हो गई है और लोकसभा हंगामे के बीच क्वेश्चन आवर इस वक्त जारी है। और ये हम बता दें कि दरअसल आज इकोनॉमिक सर्वे भी रखा जाने वाला है। एक लिहाज से सरकार आने वाले वक्त में उसकी आर्थिक मिजाज क्या होगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक सर्वे इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले इस देश के प्रधानमंत्री एक इकोनॉमिस्ट थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस दौर में अगर याद कीजिए तो जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह एक वक्त फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, जिस तरीके से प्लानिंग कमीशन को मोंटेक सिंह अहलूवालिया से, तो माना जा रहा था कि इकोनॉमिस्ट इस देश को संभाल रहे, लेकिन स्थिति देश की क्या हो गई ये हर किसी ने देखा। स्थिति बिगड़ती चली गई, घोटाले होते चले गए और इन सब के बीच गवर्नेंस फेल लगातार नजर आ रही थी। इसलिए अब ये सवाल था कि गवर्नेंस अगर लौटी है तो उसके साथ देश का आर्थिक बैरोमीटर आप कैसे मापेंगे, कैसे तय करेंगे। इसलिए हर किसी की नज़र है कि आज इकोनॉमिक सर्वे जो रखा जाएगा उसका खांचा, और उसके साथ ही बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज 12:30 बजे बीजेपी के दफ्तर में संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और उसमें ऐलान होने वाला है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। राजनाथ सिंह चूँकि सरकार में भी हैं, गृह मंत्री हैं और वो अध्यक्ष भी हैं, तो मौजूदा वक्त में जितना वक्त उनके लिए बचा हुआ है उसमें अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह के नाम पर मोहर लग चुकी है। अब सिर्फ औपचारिक ऐलान है। ये दो तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये टीएमसी सांसद जो कि बाहर, और जिस तरीके से केरल के सांसदों का धरना इन सब के बीच पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर चल रहा है, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है। इस पर जैसे बात और आगे बढ़ेगी हम आपके पास फिर ये जानकारी देने के लौटेंगे। लेकिन अब हम दोबारा स्थिति में ला रहे हैं कि चूँकि अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बनने वाले हैं, और ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सरकार में बीजेपी है। अगर याद कीजिए तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आपके जहन में आ सकती है। तो सरकार में जब जब बीजेपी रही है उस पीरियड में जिस तरीके से अध्यक्ष बनाए गए, 4 नाम आपके जहन में आ सकते हैं: कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जना कृष्णामूर्ति और वेंकैया नायडू। ये वो दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और इस बीच में बीजेपी के अध्यक्ष की ये लकीर थी। लेकिन अब स्थिति दूसरी है। पहली बार एक ऐसे शख्स को बीजेपी अध्यक्ष बनाया जा रहा है जो रणनीतिक तौर पर चुनावी जीत को कहीं ना कहीं बीजेपी के अनुकूल करने की स्थिति में रहता है और ये माना गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता तमाम जुड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं तो साहिल जोशी मुंबई से जुड़े हैं, हरियाणा में भी चुनाव होने हैं 3 महीने बाद तो चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान जुड़े हैं, अमिताभ बीजेपी दफ्तर में हैं, अहमदाबाद में गोपी हमारी संवाददाता है। गोपी, खुशी है लोगों में वहां पर?
जी बिल्कुल प्रसून जी, खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त अमित शाह का जो नेटिव है, जहां से अमित शाह आए हैं, यहां से उन्होंने करीब 10वीं तक पढ़ाई की है, मानसा जो गांधीनगर जिले में है, वहां पर हम मौजूद है। और हमारे साथ जो लोग यहाँ पे मौजूद है वो शख्स है। अभी लोगों से बात नहीं करेंगे, एक मिनट गोपी, आपने कहा खुशी है। साहिल, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, रणनीति बनाई जा रही है, इन सब के बीच अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, महाराष्ट्र के अनुकूल है? महाराष्ट्र बीजेपी की बात करें तो बिल्कुल उनके लिए अनुकूल है, क्योंकि महाराष्ट्र बीजेपी ने इससे पहले ही जब अध्यक्ष पद के लिए उनका नाम नहीं लिया जा रहा था, तभी से ये मांग करना शुरू कर दिया था कि उनको महासचिव पद जो है वो प्रभारी बनाया जाए, महाराष्ट्र का प्रभारी उनको बनाया जाए, क्योंकि दो तरफा लड़ाई है उनके लिए, बीजेपी के लिए। एक तो दोबारा सत्ता में आना है महाराष्ट्र में, और दूसरी शिवसेना को टैकल करना है। सबसे बड़ी बात उनके लिए रहेगी कि शिवसेना को कैसे दबाया जाए। बीजेपी को लगता है कि अब बड़े भाई की भूमिका में वो आ गए हैं शिवसेना बीजेपी गठबंधन में, और अगर अपनी बात उनको मनवानी है शिवसेना से, तो अमित शाह जैसा कोई नेता चाहिए कि जिसका राष्ट्रीय राजनीति में पहली बार पदार्पण हुआ है और उसके बाद तुरंत उनको इतनी अहम भूमिका मिल रही है। तो ऐसे में शिवसेना पर काबू रखने में अमित शाह जैसे लोग राजनाथ सिंह या सुषमा स्वराज या बाकी नेताओं के मुकाबले ज्यादा कारगर साबित हो गया, ऐसा उनको लगता है। हरियाणा में चुनाव में बहुत कम आया था सत्येंद्र। इससे पहले हम देख रहे थे सिर्फ 9% वोट मिले थे, 4 सीट मिली थी पिछले चुनाव में। बीजेपी मोदी के जरिए तो हरियाणा के भीतर कहीं ना कहीं गूंज हो रही थी पिछले लोकसभा चुनाव में भी, लेकिन विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है, अमित शाह का बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद तमाम गणित हरियाणा बीजेपी के अनुकूल रहेगा? सत्येंद्र, प्रसून, देखिए कि विजय और पराजय दोनों ही चीजों के नुकसान और फायदे होते हैं। अगर फिलहाल की बात करें तो बीजेपी में अति उत्साह है, जोश है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है, पहली मर्तबा बीजेपी 8 सीटों पर चुनाव लड़ी है। 8 में से 7 सीटें लोकसभा की जीती है। हालांकि विधानसभा में इससे आधी है, लेकिन लोकसभा में जो इतनी बड़ी जीत मिली है और उसका जो गणित है वो बीजेपी के नेता तैयार कर रहे हैं कि किन किन विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने भारी विजय हासिल की है। तो लिहाजा, और दूसरी बात यह है कि बीजेपी अकेली चुनाव नहीं लड़ रही है, पहले भी कभी अकेली चुनाव नहीं लड़ी है हरियाणा में। फिलहाल भी हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ गठबंधन है, लेकिन जिस तरह की जीत बीजेपी ने हासिल की है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये गठबंधन भी अगले 10-15 दिन में टूट सकता है और बीजेपी खुद अपने दम पर। पिछली बार बीजेपी के कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे? देखिए, पिछली बार बीजेपी के 25 से 30 के करीब जो है विधायक चुनाव लड़े थे, उनमें से सिर्फ 4 जीते थे। बहुत अच्छी जीत नहीं थी, लेकिन पिछली बार की तुलना और अब की बार की तुलना में दिन रात का अंतर है। और अब चूंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और हरियाणा का आप भौगोलिक या फिर राजनीतिक कुछ भी कहिए, दोनों ही महत्व हर किसी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। समीकरण आप बता रहे हैं कि हरियाणा के भी अनुकूल है। तीसरा राज्य झारखंड बड़ा महत्वपूर्ण है। धर्मवीर हमारे साथ कुछ देर में जुड़ जाएंगे। अमिताभ, बीजेपी दफ्तर के भीतर माना यही गया कि बहुत कुछ बदल गया, और अब यह माना जा रहा है कि बदलना तो ठीक है, अब उसी रूप में ढलना शुरू हो जाएगा। बदलना और ढलने के बीच में आप खड़े हुए हैं इस वक्त बीजेपी के दफ्तर में। कितने बजे ऐलान होगा? देखिए, 12:30 बजे राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 12:30 बजे का वक्त तय किया गया है, कल शाम में ही बता दिया गया था। और उसके पहले संसदीय बोर्ड की एक औपचारिक बैठक, इस पर खानापूर्ति कर ली जाएगी, अमित शाह के नाम पर अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और अब जाहिर तौर पर बदलाव की आंधी बीजेपी में शुरू हो गई है। कम से कम पार्टी को यह भरोसा है कि गुटबाजी से दूर रहकर अमित शाह एक संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, जो मोदी कह चुके हैं कि उनको मिशन 2019 पूरा करना है। प्रसून जी, हम एक छोटा सा ब्रेक के बताते ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, और खास तौर से किस नजरिए में बीजेपी आने वाले वक्त में जो दिशा तय करने वाली है, उसको लेकर क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी मायने रखती है, या फिर यह माना जाए कि स्थिति आने वाले वक्त में इन जोड़ी के जरिए ही कहीं ज्यादा चुनौती बीजेपी के भीतर ही खड़ी हो जाएगी। बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह की ताजपोशी। माना यही जाता है कि हर बीजेपी अध्यक्ष के पीछे एक विचारधारा आरएसएस की होती है। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बलदेव शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, और उदय माहुरकर जो कि सीनियर राइटर हैं इंडिया टुडे के, वह भी जुड़े हुए हैं। राकेश, एक बात हर जहन में आ रही होगी कि आरएसएस ने जिस तरीके से खुद को राजनीतिक तौर पर लोकसभा चुनाव के समय ये किया, तो क्या ये उसका विस्तार है जिस लहजे में अब बीजेपी को, चूंकि राम माधव की एंट्री हुई है
और जिस लहजे में, क्या ये परंपरा है या एक नया विस्तार हम देख रहे हैं? राकेश जी। देखिए, मुझे लगता है कि इसको इतिहास के संदर्भ में देखें तो 1977 में आरएसएस ने भारत जनता पार्टी की सरकार, जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जी तोड़ कोशिश की थी। हर स्वयंसेवक सड़क पे था, मतदान बूथ पर था। एक उसका 96 का चुनाव देखें, उसमें भी संघ ने भारतीय जनता पार्टी को मदद की थी। देखिए, आज परिस्थिति यह थी कि पिछले 5 साल में संघ के अस्तित्व को चुनौती देने की कोशिश की गई थी। इसलिए संघ मुखर था कि किसी भी तरह से यूपीए को सत्ता से वापस भेजना और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना, इसके लिए संघ ने स्पष्ट रूप से काम किया। लेकिन 77 में भी इसी तरह का काम किया गया था। जहां तक संघ से भारतीय जनता पार्टी में भेजने की बात है, यह तो 1900, प्रसून जी आप तो लिखते पढ़ते हैं और जनसंघ का इतिहास हमसे भी कहीं ज्यादा जानते हैं। 1950 के दशक से ही यह सिलसिला शुरू हुआ। श्री गोलवलकर ने दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हाथों सौंपा था कि जनसंघ का निर्माण करें। देखिए, संघ ने एक जो महत्वपूर्ण काम भी कर रहा है कि सफलता के बाद आलस्य, 96 में हमने देखा, हमने राम जन्मभूमि मूवमेंट के बाद देखा कि एक जन आंदोलन बना था, बड़ी सफलता मिली थी, लेकिन वह पार्टी के कैडर्स में, पार्टी के समर्थन आधार में, अस्थायित्व में नहीं बदल पाया था। एक आलस्य का भाव था या उस पर ध्यान नहीं दिया गया था। इस पहली बार ऐसा हो रहा है कि सफलता के बाद पार्टी संगठन को उसी तरह से सक्रिय किया जा रहा है जिसे असफलता के बाद पार्टी संगठन को किया जाता है। और इसी क्रम में अमित शाह का अध्यक्ष बनाना, एक कुशल संगठनकर्ता को अध्यक्ष बनाना महत्व का रखता है। एक अच्छी टीम बने जो पार्टी के को मिले समर्थन को, मोदी के की लोकप्रियता को या पार्टी की जो लोकप्रियता बढ़ी है वो क्षणिक ना हो जाए, इसी चुनाव के साथ समाप्त न हो जाए, वह समर्थन आधार में तब्दील हो जाए। यह एक बड़ा मकसद है। ओके, जो उदय माहौरकर जी, हम इससे पहले एक रिपोर्ट देख रहे थे, उसमें आपने एक जिक्र किया था कि नरेंद्र मोदी जो सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में अमित शाह ले जाते हैं और बड़े ही महीन तरीके से दोनों के बीच में एक समझ है। सवाल ये लोगों के जहन में जरूर आ रहा होगा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में अलग अलग दिखाई देने लगे थे, क्योंकि सब वोट मोदी के लिए पड़ रहे थे और मोदी ही हर जगह लड़ रहे थे चुनाव, ये माना गया। तो क्या पार्टी के भीतर भी अब उसी धारा को लोग देखेंगे या कैसे इसको देखा जाएगा? नहीं, अमित शाह जो हैं उनके दो पासे हैं जो ज्यादा डिबेट नहीं किए गए अभी तक। अमित शाह स्ट्रेटेजिकली मोदी के करीब हैं एकदम, लेकिन अमित शाह आइडियोलॉजिकली बहुत कमिटेड आदमी है। जो आरएसएस का आइडियल्स हैं, बीजेपी के जो मूल आइडियल्स हैं, उसको कमिटेड आदमी है, वर्कर के आदमी है और बहुत अच्छे संगठक हैं। तो नरेंद्र मोदी की स्वीकृति तो है ही इसमें, लेकिन आरएसएस का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अमित शाह जो है, जो यूपी में कर दिखाया उन्होंने एक सबसे बड़ा योगदान जो उनका है वो ये है कि ओबीसी में उन्होंने एक आरएसएस की लीडरशिप या बीजेपी की मूल धारा वाली लीडरशिप को खड़ा करने का प्रयत्न किया है। आप देखे हैं कि यूपी में 50% जो कैंडिडेट्स हैं, अगर आप एससी की सीट्स अगर माइनस करें तो 50% कैंडिडेट्स उन्होंने ओबीसी के दिए और ओबीसी के सब तबकों को उन्होंने साथ में रखा। कहने का मतलब जो मोदी की वेव थी उसका उपयोग उन्होंने बीजेपी की ओबीसी लीडरशिप को तैयार करने का उन्होंने काम किया और यही काम उनसे अब एक पावर शेयरिंग का ये एज है, ये पावर शेयरिंग की एज है और पावर शेयरिंग आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के लिए। ओके, तो ओबीसी लीडरशिप पूरे देश में आइडियोलॉजिकली कमिटेड ओबीसी लीडरशिप खड़ी हो, उस डायरेक्शन में अमित शाह को लाया गया है। जी बलदेव जी, क्या ये माना जाए कि पहली बार आरएसएस ही वो परिस्थितियों को भांप रहा है, देख रहा है और इसीलिए बीजेपी को उसके हिसाब से चलना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी अपनी जगह पर फेल हो रही थी पिछले दिनों, इसीलिए आरएसएस सब चीजें डायरेक्टिव दे रहा है? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, संघ का दृष्टिकोण राजनीति तक सीमित नहीं है। बीजेपी के साथ संघ की सीधी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, इसलिए बीजेपी का संगठन, बीजेपी का चाल, चरित्र, चेहरा, इन सबके जो परिणाम होते हैं समाज में, उसका असर संघ पर भी पड़ता है। और इसलिए ये ठीक है कि बीजेपी सही दिशा में काम करे। अगर इतनी बड़े व्याप में बीजेपी को बहुमत के साथ सत्ता मिली है तो जो जनाकांक्षाएं हैं वो पूरी हों, लेकिन संघ इससे आगे भी सोचता है।
संघ समाज के भविष्य को लेकर, देश के भविष्य को लेकर भी सोचता है। और एक दल कोई राष्ट्रवादी दृष्टि लेकर मजबूत होगा, अच्छी सरकार चलाएगा, तो न केवल इससे देश में खुशहाली आएगी, बल्कि पिछले यूपीए के शासन में विश्व स्तर पर जो भारत की छवि खराब हुई, एक घुटना टेक देश के रूप में भारत की छवि बना दी गई। और दूसरा, जिस प्रकार देश के अंदर सत्ता स्वार्थों के नाम पर सेकुलरिज्म को लेकर हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द प्रचारित किए गए, ये सब बड़ी चिंताजनक बातें हैं। तो संघ उस पूरे परिप्रेक्ष्य में इन चीजों को देख रहा है और भाजपा एक उपकरण मात्र है। संघ की जो राष्ट्रीय लक्ष्य की दृष्टि है उसमें भाजपा एक उपकरण है। उपकरण मजबूत होगा तो लक्ष्य प्राप्त करने में सहजता रहेगी। संघ इसलिए राजनीतिक दृष्टि से समाज और देश के भविष्य को लेकर भी सोचता है। पार्टी संगठन से ही चलेगी। एक सवाल हर जहन में हो सकता है कि दरअसल गठबंधन का दौर, मोदी की अगुवाई में बीजेपी जिस रूप से बढ़ी, उसमें क्या गठबंधन की महत्ता खत्म हो गई? साहिल, पहला सवाल इसलिए क्योंकि पिछले दिनों जो तस्वीर एक निकल कर आई थी, वो तस्वीर भी हम आपको स्क्रीन पे दिखलाने जा रहे हैं, जिसमें अमित शाह और उद्धव ठाकरे साथ बैठे हैं और दोनों संवाद भी नहीं कर रहे। अब आप बताइए कि संगठन को सिर्फ साधना है या साथियों को भी साथ लेकर चलना है? महाराष्ट्र में ये उलझन है क्या? साहिल। बिल्कुल उलझन तो ये है। और एमजी वैद्य अभी जो कह रहे थे उसमें एक चीज मैं अगर ऐड करना चाहूं तो, कि वो कह रहे थे कि संगठन ज्यादा जरूरी होता है, व्यक्ति किसी न किसी को तो अध्यक्ष बनना ही है, लेकिन अध्यक्ष की भूमिका अब तक इसलिए अहम रही है क्योंकि बीजेपी एनडीए का हिस्सा रहा है और इससे आगे भी वो चाहते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा बने रहे और एनडीए एक गठबंधन के तौर पर बना रहे। लेकिन उसमें अब भूमिकाएं बदल गई है। पहले एनडीए बीजेपी को अपने सहयोगियों की ज्यादा जरूरत थी, उनको लगता था कि उनके सहयोग के बिना सरकार नहीं बन पाएगी, फिर वो महाराष्ट्र में हो या देश में हो। अब बीजेपी ताकतवर पार्टी बनी है, देश में उनकी अपने बलबूते पर सत्ता है। राजनाथ सिंह की भूमिका चुनाव के पहले जो थी कि और लोगों को जोड़ने का और दोस्तों को साथ में लाने का और जो दोस्त है उनके साथ बातचीत बनाए रखने का, एक अच्छा रिश्ता रखने का। लेकिन अमित शाह के आने के बाद स्थिति बदलती जाएगी क्योंकि अब बीजेपी खुद के बलबूते पर सत्ता पर है और महाराष्ट्र में बीजेपी के जो नेता है वो पहले ही बोल चुके हैं कि उनको अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना है, अपने ताकत पर चुनाव लड़ना है। शिवसेना के लिए चिंता का विषय होगा, राज्य के नेताओं बिल्कुल चिंता का विषय होगा। उद्धव ठाकरे ये कह चुके हैं कि हम राज्य के नेताओं से बात नहीं करेंगे, हम सीधे बीजेपी के अध्यक्ष से बात करेंगे। अब तक तो बातचीत होती थी क्योंकि राजनाथ सिंह थे, लेकिन अब अमित शाह आने के बाद एक नया रिश्ता कायम करना पड़ेगा। अमित शाह किस तरीके से सोचते हैं वो देखना पड़ेगा। और अहम बात यह है कि राजनाथ सिंह का अपना हुदा था, राजनाथ सिंह अपनी राजनीति करना चाहते थे, इसके लिए उनको सहयोगी पार्टियों की भी जरूरत थी। लेकिन अमित शाह के मामले में वो बात नहीं रहेगी, उनका सीधा हम जरा सीधे चल रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां से आते हैं अमित शाह। गोपी वहीं पर मौजूद है। गोपी, अब जरा कुछ लोगों से पूछिए कि अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी गठबंधन के दौर को पूरी तरीके से भुलवा देगी और अपने बूते बीजेपी हर जगह जीतती चली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में बीजेपी के साथी दल हैं, या फिर सिर्फ उनकी जरूरत भर रहेगी? किस रूप में लोग देखते हैं? जी बिल्कुल प्रसून जी, हम उसी जगह पर मौजूद है मानसा में जहां से अमित शाह खुद आते हैं और यहां पे उनके कई साथी भी रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से गुजरात में अगर हम बात करें तो गुजरात में पिछले दिनों जिस तरीके से अमित शाह इशरत जहां एनकाउंटर की बात हो या फर्जी एनकाउंटर की बात हो, अमित शाह यहां से तड़ीपार होकर दिल्ली गए थे और उसके बाद ही उनका जो कह सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व जिस तरीके से शुरू हुआ, उसके बाद उनका जो बढ़ता हुआ कद है वो यहाँ के लोग किस तरीके से देखते हैं, उसी के बात करते हैं। आप बताइए, क्या लगता है कि अमित शाह बीजेपी का जो संगठन है उसको मजबूत बना पाएंगे? बहुत मजबूत करेगा वो। एक अमित भी वो एक शक्ति है, ताकत है, वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनमें ताकत है। भूतकाल में भी उसने दिखाया है कि जो उन्होंने तय किया वो हमने पूरा किया है। बिल्कुल एक ताकत है, एक शक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ अमित शाह खेले हुए हैं, जिनके साथ अमित शाह छोटे से बड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो यहाँ पे अमित शाह के साथ उनके स्कूल में उनके साथ पढ़ा करते थे। आप बताइए, आप क्या कहेंगे कि अमित शाह को लेकर जिस तरीके से गुजरात में के बाद अब केंद्र के राजनीति में वो जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप उसे? केंद्र की राजनीति में वो सही अच्छी तरह से वो सफल होंगे, वो मेरी वो भावनाएं हैं और हम भगवान को प्रार्थना भी करते हैं कि वो अच्छा चला सके। मैं मानसा नगर पालिका प्रेसिडेंट हूँ, इधर 20 साल से मेरा इधर बीजेपी का शासन चल रहा है, वो उसके आभारी है।
बिल्कुल प्रसून जी, मैं आपको बता दूं कि ये मानसा जो यहाँ पर है, ये जो अमित शाह का गांव है, यहाँ पर आज भी अमित शाह आते जाते रहते हैं। यहाँ पे लोगों के अच्छे बुरे वक्त में अमित शाह उनके साथ खड़े रहते हैं। यहाँ तक कि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट के जो अमित शाह यहाँ लेकर आए। लेकिन एक बात जरूर हम कहेंगे, इन लोगों के लिए ये एक हम कह सकते हैं कि खुशी में चार चांद लगाने की बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बने, वो भी गुजरात से है। अब बीजेपी के अध्यक्ष जो है अमित शाह बनने जा रहे हैं, वो भी गुजरात से है। तो इन लोगों के लिए एक डबल दुगनी खुशी की बात है। नहीं, ये सही है। हमें बहुत चीजें याद आ रही हैं। मोरारजी देसाई भी गुजरात के थे, सरदार पटेल भी गुजरात के थे, महात्मा गांधी गुजरात के थे। ये एक पूरी लंबी फहरिस्त रही है और इतिहास बहुत तरीके से बहुत चीजों को आंकता है। सत्येंद्र, एक सवाल निकला है कि क्या हरियाणा में बीजेपी के साथ कौन दल खड़ा होगा, और अगर बीजेपी को ही खुद अपने बूते खड़े होना है जिस दिशा में अमित शाह की पूरी स्ट्रेटजी रहती है, तो ऐसे में हरियाणा की क्या स्थिति बन सकती है? देखिए, जैसे साहिल बता रहे थे, हरियाणा में भी स्थितियां बिल्कुल लगभग वैसी ही हो गई हैं और यहां पर भी अब बीजेपी के जो लोकल स्थानीय नेता हैं, उन्होंने ये राग अलापना शुरू कर दिया है कि बीजेपी अपने बूते पर 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछले चुनाव के सबक को वो भूल रहे हैं कि पिछले चुनाव में जो 90 सीटों पर चुनाव लड़े थे उसका नतीजा क्या रहा था, उसको भूल गए हैं। लोकसभा के नतीजों को सिर्फ जहन में रखे हुए हैं कि 8 में से 7 सीटें हमने जीती हैं और उन 7 सीटों के जो विधानसभा क्षेत्र है उनका आकलन कर लिया गया है। अगर अमित शाह अध्यक्ष बनते हैं, क्योंकि यहां पर भी लगभग राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे वाली स्थिति है। जो कुलदीप बिश्नोई हैं, हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके संबंध राजनाथ सिंह के साथ अच्छे रहे हैं। पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा, अकाली दल ने कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था, भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था। उस दौर में राजनाथ सिंह को और नरेंद्र मोदी को कुलदीप बिश्नोई ने बहुत सारी शिकायतें दी थी, जिस पर कोई अमल नहीं हुआ। और अब जब गठबंधन टूटने की बातें आ रही हैं, कुलदीप बिश्नोई कई बार अब से पहले राजनाथ सिंह से जाकर मिल चुके हैं, लेकिन कोई भी किसी तरह की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। स्थानीय नेताओं को कोई निर्देश नहीं है कि आप गठबंधन के खिलाफ मत बोलिए। लिहाजा अब और बातें उठने लगी हैं और सभी जो स्थानीय नेता हैं इस गठबंधन के खिलाफ बोलने लगे हैं। अगर अमित शाह बनते हैं तो जाहिर सी बात है रणनीति अकेले चलो की रहेगी, और अकेले चलो की रहेगी इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो मौजूदा सरकार है, मुख्यमंत्री हुड्डा हैं, वो बार बार कह चुके हैं कि उनका मुकाबला अब बीजेपी से है और किसी पार्टी के साथ नहीं है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी खड़ी हो रही है, अमित शाह आते हैं तो कहीं ना कहीं ताकत मिलेगी। अगर ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सिर्फ हरियाणा नहीं, हमने बंगाल में भी देखा और कश्मीर में भी देखा कि नरेंद्र मोदी जिस वक्त चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त बीजेपी के नाम का जिक्र हो रहा था, चाहे कैंडिडेट बहुत कमजोर हो। राकेश जी, एक सवाल है कि जिस तरीके से आरएसएस पूरे देश को जिस धारा में पिरोना चाहता है, क्या राजनीतिक तौर पर यह धारा या यह धागा जो है राजनीतिक तौर पर बीजेपी भी विकसित कर सकती है? ऐसी कोई सोच आपको लगती है? हेलो, हाँ राकेश जी, हमारी आवाज आ रही है? हाँ, जी। राकेश जी, सवाल है कि मुझे लग रहा है कि बोलिए जी, मुझे ये लग रहा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के बाद एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। कांग्रेस को आपने देखा है, जब भी कांग्रेस मजबूती में आती थी, अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस तरह से दुत्कारती थी, डस्टबिन में डाल देते थे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से अपने सहयोगियों को अपने साथ लिया है, यह संदेश प्रांतों में गया है और ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अकेली सत्ता में आ रही है, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी पार्टी अपने साथ सहयोगियों को ले चलेगी। मुझे जो लग रहा है, अभी भारतीय जनता पार्टी को अखिल भारतीय चरित्र प्राप्त करने में थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है और इस अवस्था में पार्टी को अपने सहयोगियों को महत्व देना चाहिए। महत्व देकर ही पार्टी अपने समर्थन आधार का विस्तार कर सकती है। हरियाणा में खास करके जातीय समीकरण इस प्रकार का है, उसमें आपको सहयोगियों को साथ लेना ही चाहिए, क्योंकि बिना ऐसे पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी का निर्णय होगा कि सहयोगियों को ले ना ले। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी जैसे पिछले चुनाव में 52 सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली थी। 7 लोकसभा के चुनाव जीते थे और 52 में लीड मिली थी। तो इसके आधार पर तो पार्टी बहुमत में आ रही है, लेकिन स्थानीय चुनाव में बहुत से इक्वेशंस बदल जाते हैं, बहुत कम मतों से फैसला होता है और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रसून जी, आपको याद होगा कि हाँ, डॉक्टर मंगल सेन एक बड़े महत्वपूर्ण नेता हुआ करते थे, कमला वर्मा हुआ करती थी। बाद में पार्टी का धीरे धीरे वहां बेस समाप्त हुआ, लेकिन आज पार्टी उभर कर आई है। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र, बंगाल और
तीसरा हरियाणा, तीनों पार्टी के लिए बहुत स्टेक पर है। जहां तक बंगाल का सवाल है, मुझे लगता है बंगाल तो बीजेपी के लिए पहले से एक ड्यू था, और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा बेस है, जमीनी बेस है, और जिस तरह से वहां मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पिछले 30-40 सालों से चल रही है, वहां बंगाल की जनता उबी हुई है उन नीतियों से, और भारतीय जनता पार्टी वहां एक तीसरी शक्ति की जगह दूसरी शक्ति के रूप में उभरने की स्थिति में आ चुकी है। क्या आपको लगता है उदय जी कि जिस जिक्र हम लोग करके चल रहे थे, संघ की विचारधारा से ओतप्रोत अमित शाह जिस रास्ते को पकड़ेंगे उसमें गठबंधन को महत्व दिया जाएगा? मैं जो उनको समझ पाया हूं अभी तक, मुझे लगता है गठबंधन को जरूर महत्व देंगे, खास करके महाराष्ट्र में शिवसेना को वो साथ में लेके चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। महाराष्ट्र की जो कांग्रेस सरकार है उसने मुस्लिम रिजर्वेशन प्रॉमिस किया हुआ है। ये एक मतलब शिवसेना और बीजेपी के लिए एक बहुत अहम मुद्दा होगा इसमें, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी चुनाव जीते हैं वो वोट बैंक की राजनीति को वो समाप्त करेंगे देश में, इस प्रॉमिस से चुनाव जीते हैं। और इधर कांग्रेस ने महाराष्ट्र में वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए। तो इस स्थिति के अंदर अमित शाह मेरे ख्याल से शिवसेना को साथ में लेके चलेंगे, जरूर बीजेपी का पलड़ा भारी हो इसका प्रयत्न जरूर करेंगे, लेकिन शिवसेना नाराज हो जाए ऐसा उनका प्रयास नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। साहिल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, खास करके जो वोट बैंक की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, शिवसेना ने मुस्लिम रिजर्वेशन हो या मराठा रिजर्वेशन हो उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी अब तक, और बीजेपी नेता इसका विरोध करने से भी चुके हैं, क्योंकि एक तरफ मराठा आरक्षण का समर्थन करना और दूसरी तरफ मुस्लिम आरक्षण का विरोध करना, ये दोहरी राजनीति उनसे हो नहीं पाई। तो वोट बैंक की राजनीति तो महाराष्ट्र में बीजेपी को भी करनी पड़ेगी और शिवसेना को भी लगता है अब करनी पड़ेगी। जहां तक गठबंधन का सवाल है, वहां पर सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि अपना पलड़ा भारी रखते हुए शिवसेना को दबाकर गठबंधन जारी रखना यह काफी मुश्किल काम होगा। चलिए हम इस राजनीति में लौटते हैं, और हम लौटते हैं जरा सा बलदेव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल संघ को लेकर। बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया है, अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। राजनाथ सिंह ने यह ऐलान किया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनाथ सिंह ऐसे मौके पर बीजेपी के अध्यक्ष बने, और उस बनने के दौरान जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचाने की पूरी जद्दोजहद सांगठनिक तौर पर की गई, अब उसके आगे की कड़ी में अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, और राजनाथ सिंह ने ऐलान कर दिया है। रीमा पराशर, क्या कहा गया है? कुछ और भी कहा गया? जी प्रसून जी, संसद भवन से राजनाथ सिंह निकल रहे थे बीजेपी दफ्तर के लिए, तब उनसे ये सवाल पूछा गया कि अब लगभग तय हो गया है, अब आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि वो अमित शाह की ताजपोशी के लिए जा रहे हैं। पहली बार है जब राजनाथ सिंह ने खुलकर ये नाम लिया है, क्योंकि अभी तक सिर्फ ये कयास लग रहे थे, लेकिन अब राजनाथ सिंह ने कह दिया है। और उन्हें कैसा लग रहा है ये पद छोड़ते हुए? इन सब सवालों का तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन जाहिर तौर पर बीजेपी के सभी नेता यहाँ से निकल गए हैं, और कुछ ही देर में इस बात का ऐलान 12:30 बजे हो जाएगा। तो ये पार्टी दफ्तर में बैठक सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा, अध्यक्ष अमित शाह बस? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि संसद में इस वक्त हंगामा चल रहा है, इस वजह से लग नहीं रहा है कि सभी बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है संसदीय बोर्ड के, वो वहां पहुंचेंगे, क्योंकि इस वक्त हंगामा 12 बजे दोबारा शुरू होने वाला है और कुछ नेता यहीं रहने वाले हैं। जाहिर तौर पर सिर्फ मोहर लगानी है नाम में, और उसके बाद राजनाथ सिंह ताजपोशी करेंगे अमित शाह की। ओके बलदेव जी, अब तुरंत एक कमेंट आपसे चाहेंगे। अमित शाह का अध्यक्ष बनना मोदी का प्लान या आरएसएस का प्लान? देखिए, मोदी का प्लान, आरएसएस का प्लान, इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, एक ही है। क्योंकि जब सरकार बनाने की बात हुई, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि पिछले 10 साल के यूपीए के शासन में उन विचारों और उन सिद्धांतों पर सबसे बड़ा आघात हुआ जिनको लेकर संघ काम कर रहा है, विशेषकर हिंदुत्व। तो संघ तो पूरी ताकत से कोशिश में लगा था कि ऐसी सरकार जो राष्ट्रवादी विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसको किसी भी तरह से परास्त करना है, और एक ऐसी सरकार की स्थापना इस देश में हो जो राष्ट्रवादी विचारों के साथ साथ इस देश की खुशहाली, सुशासन और विकास की भी चिंता करे। तो बीजेपी को सरकार बनाने में जनता ने जो सहयोग दिया, और राजनाथ सिंह ने तो संघ कार्यालय जाकर जिस दिन चुनाव परिणाम आ रहे थे, शाम को ही सरसंघ चालक जी को आभार व्यक्त किया कि संघ के कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग दिया है उसके लिए हम आभारी हैं। तो संघ या मोदी का विचार अलग अलग मैं नहीं मानता, और अमित शाह को जिस प्रकार अध्यक्ष बनाया गया है, तो बीच में इस पर आपत्ति की जा रही थी
कि गुजरात से ही अध्यक्ष, गुजरात से ही प्रधानमंत्री। तो टेक्निकली आप देखें तो मोदी तो अब उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इसमें प्रांतवार या क्षेत्रवार विचार करना ठीक नहीं है। अमित शाह का जो संगठन कौशल देखा है पूरे देश ने, और उत्तर प्रदेश जहां पार्टी नेताओं की पार्टी बनकर रह गई थी और कार्यकर्ता कहीं दिखता ही नहीं था, कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा भरी है अमित शाह ने, उसका परिणाम है। बलदेव जी, बहुत सारे किले ढह गए, पूरा राजस्थान बीजेपी ले गई, कल्पना नहीं कर सकता था। गुजरात ले गई, वहां के कुछ और प्रभारी थे, और इसलिए अब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का एक संगठनात्मक स्वरूप अच्छा बने। हम इस पे चर्चा करते हैं, जिम्मेदारी अमित शाह हम ये ब्रेक छोटा सा ले रहे हैं, लेकिन एक कमेंट कर दीजिए खाली, हम चाहते हैं आप उदय माहुरकर जी, मोदी जी ट्वीट करके जानकारी देते हैं मीडिया को, अमित शाह भी ट्वीट किया करेंगे, ऐसा लगता है आपको? अमित शाह ट्वीट करना अभी अभी सीखे हैं। सोशल मीडिया के ज्यादा समर्थक नहीं थे वो, लेकिन ये लोकसभा के चुनाव में मैंने उनमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा कि वो सोशल मीडिया का काफी उपयोग कर रहे थे। शायद ट्वीट का रास्ता वो अपनाए।